हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया था। ये क्लास 10th का जो हमारा लाइट का चैप्टर होता है, मानव नेत्र वाला, उस चैप्टर से संबंधित है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। पहले हम अपवर्तन आपको बताते हैं। पिछली वीडियो में से मैं आपको समझा चुका हूँ अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, जैसे मान लो ये वायु है, वायु से चलकर किसी दूसरे माध्यम, जैसे मान लो जल है, जल में जाती है तो वो क्या करती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिएगा देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित स्थिर गति झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की कम सघन होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु से होकर दिखने वाली वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। जैसे तारों को टिमटिमाना बृहद स्तर की कैसी परिघटना, जैसे आपने देखा होगा तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है वो है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे वास्तविक रूप से तारा है, ठीक है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण चलती है तो वो सीधी नहीं चलती, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रकाश की किरण सीधे रास्ते पर चलती है, लेकिन ये सीधे ना होकर थोड़ा सा वक्र हो जाती है। और वक्र हो जाती है तो हमारे नेत्र तक पहुँचते समय हमको जो तारा है यहाँ पे दिखाई देता है। ये तारे की आभासी स्थिति। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तारे और हमारे बीच में बहुत किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, लाखों किलोमीटर दूर है, और इसके बीच में अनेक माध्यम है, ठीक है। तो जिनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अलग अलग ताप होते हैं, अलग अलग दाब होते हैं, जिसके कारण हर सभी जगह पे इसका माध्यम अलग अलग होता है। और अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण प्रकाश का किरण जो है सीधी ना चल करके थोड़ा वक्र होकर के आती है, जिससे हमें तारे की स्थिति जो है आभासी यहाँ पे प्रतीत होती है। और चूंकि ये स्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए तारा कभी चमकीला प्रतीत होगा, कभी थोड़ा धुंधला प्रतीत होगा। इस तरीके से उसकी स्थितियाँ बदलती रहती हैं, ठीक है। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देते हैं, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पे तारा यहाँ पे है, लेकिन इसकी स्थिति यहाँ पे प्रतीत हो रही है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, जैसे कि ऐसे ही प्रसिद्ध में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है कि तारे की आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर के धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है। यानी कि तारा अभी जैसे यहाँ पे है, यहाँ दिख रहा है तो कुछ दिन यहीं पे हमेशा दिखेगा, ये थोड़ा परिवर्तित आगे पीछे ऊपर नीचे भी होता रहता है। ऐसा माध्यम के अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि तारे की आभासी स्थिति भी अस्थायी ना होकर के धीरे धीरे बदलती रहती है, क्योंकि वह पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं जो होती है वो अस्थायी नहीं रहती हैं। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। कभी यह चमकीला प्रतीत होता है, कभी थोड़ा सा धुंधला प्रतीत होता है। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह जो होते हैं वो टिमटिमाते नहीं, क्योंकि वो तारों की अपेक्षा बहुत ही अधिक पृथ्वी के पास होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रहों को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन औसतन मान शून्य होता है। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभाव हो जाता है। इसलिए ग्रह जो है टिमटिमाते नहीं है, तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं यहाँ से, और जो हमारे वायुमंडल की स्थितियाँ वो बदलती रहती हैं, जिसके कारण तारे टिमटिमाते रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना दिया है, ध्यान दीजिएगा, कि जो सूर्यास्त होता है उसके हो जाने के बाद, सूर्यास्त हो जाने के बाद यानी सूर्य के छिप जाने के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य हमें दिखता रहता है। ऐसा कैसा पॉसिबल है? देखो, जैसे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे देखो हम खड़े हैं, सूर्य इस तरीके से अस्त हो गया। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण है वो सीधे ना चल के थोड़ा सा वक्र हो जाती है, जो वायुमंडल में उपस्थित वायु के कारण, ठीक है, अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो थोड़ी सी वायु जो किरण है वो थोड़ी सी वक्र हो जाती है। वक्र होने के कारण हमें जो सूर्य की स्थिति है वो इधर दिखने लगती है यहाँ पे, जबकि वास्तव में सूर्य क्या हुआ, छिप गया है, क्षितिज है। क्षितिज का मतलब जानते हैं ना, जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको क्षितिज बोलते हैं। अब देखो, सूर्यास्त हो गया है, लेकिन इसकी चूंकि किरणें थोड़ा सा वक्र होकर जा रही हैं,
इसलिए यहाँ पे हमें सूर्य दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसको 2 मिनट का अंतराल यहाँ पे होता है, माने इसको भी छिपने में 2 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व तक दिखाई देने लगता है। एक चीज़ ध्यान रखना, पहले एक चीज़, ये ऐसा जो है तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय होता है। जब सूर्य उदय होता रहता है, यानी कि सूर्य वास्तव में नहीं दिखाई देता, लेकिन चूंकि किरणें वक्र होकर आ रही हैं तो यहाँ पे सूर्य दिखाई देने लगता है। अभी सूर्य नीचे ही है लेकिन दिखाई देने लगता है ऊपर। और ऐसा सूर्यास्त के समय भी होता है, सूर्य छिप गया है, यहाँ पे छिप गया है लेकिन तब भी ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा दोनों समय होता है। ठीक है, सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, यानी कि सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देगा आपको, और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि सूर्यास्त जो होता है जब हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है, और निकलने से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का समय अंतर लगभग 2 मिनट का होता है, ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव क्या क्या हैं, जैसे आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना यानी कि लाल दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं हैं। कौन कौन सा नोट कर लेना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ पे है और अपवर्तन कहाँ पर है, तो इसको नोट कर लेना। अपवर्तन कहाँ पर है, जब सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच 2 मिनट का अंतर होता है, वो अपवर्तन है। ठीक है, और तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, और जो रेनबो बनता है यानी कि जो आपका इंद्रधनुष बनता है उसमें प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। अब देखते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, रक्ताभ का मतलब लाल दिखाई देना, ये सभी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। जैसे हमारे वायुमंडल में क्या है, छोटे छोटे से बहुत सारे कण है ना, तो इन्हीं कणों द्वारा प्रकाश को, किसी विशेष रंग के प्रकाश को पुनः उत्सर्जित, जैसे मान लो प्रकाश यहाँ से आया, सूर्य का प्रकाश यहाँ से टकराया, तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से टकराता है तो ये कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य वाले यानी कुछ विशेष रंग के प्रकाश को जो है ये परावर्तित करते हैं, निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो स्वच्छ हुआ हमारा, अगर स्वच्छ आकाश में देखोगे तो हमारा जो हमारा वायुमंडल है वो नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश किरण आती है हमारे वायुमंडल में, जो धूल के कण, वायु के कण जो उपस्थित होते हैं वो नीले रंग के प्रकाश को ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, इसलिए हमें उसका रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश। अब देखिएगा यहाँ पे कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया है। देखो, जो कोलाइडी कण होते हैं वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। कोलाइडी कण क्या होता है, इसका 9th में जिक्र है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ कोलाइडी विलयन होते हैं, ठीक है, कुछ कोलाइडी विलयन होते हैं, जैसे मान लो एक विलयन मैं ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, इसमें कुछ विलयन रखे हैं जो कि इस तरीके से होते हैं। जब यहाँ से प्रकाश की किरण को हम पास करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि विलयन में भी प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनको रखोगे और उसमें अगर आप टार्च जलाते हो तो कोई मार्ग आपको नहीं दिखाई देगा, प्रकाश जो है एक मिनट इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता, कुछ इस तरीके से हो जाता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश इधर से ऐसे निकल जाता है, इस तरीके से मार्ग नहीं दिखाई देता। और कोलाइडी विलयन जो होते हैं उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, यही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लेना। क्या है ये पॉइंट है कि वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता। अगर वास्तविक विलयन है तो उसका मार्ग नहीं दिखाई देगा, अगर कोलाइडी विलयन है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, क्योंकि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए टिंडल प्रभाव है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने जरूर देखा होगा। आपने किसी कमरे में देखा होगा जो कमरा बंद रहे, अंधेरा रहे उसमें, ठीक है, और कहीं छोटी सी छेद से होकर उसमें प्रकाश इस तरीके से आ रहा हो, छोटे से छेद से होकर के प्रकाश इस तरीके से आ रहा होगा, मतलब कमरे में अंधेरा है, पूरा बंद है कमरा, और कहीं छोटे से छेद से एक प्रकाश, छोटा सा लाइट, सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, तो आप देखोगे इसके मार्ग में आपको छोटे छोटे धूल कण ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे टिंडल प्रभाव की बात करते हैं तो वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें अनेक कण होते हैं जो कि दिखाई भी देते हैं। तो आप देखो वायुमंडल में आपको धूल के कण दिखाई देंगे, धुआं दिखाई देगा, तमाम तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, जल के निलंबित कण, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन किरणों से विशरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। एक मिनट पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब धुएं
से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जंगल के बितान कनोपी, बितान या जैसे कनोपी में सूर्य के प्रकाश उतरता है तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। जंगल के कुहासे में जल की बूंदें प्रकाश के प्रकीर्णन कर देती हैं। अब देखिए, यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है ये। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया था कि एक अंधेरा कमरा हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अगर धुआं उड़ रहा हो, ठीक है, या धुआं ना भी उड़ रहा हो तो अगर आप छोटा सा एक प्रकाश कहीं छिद्र से आ रहा हो तो उस प्रकाश में आप देखोगे कि कई सारे छोटे कण आपको इसे टहलते हुए दिखाई देंगे। इसी यही प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव के सिमिलर होता है। और ऐसा होता है जंगल में। जंगल में जब क्या रहता है, अंधेरा रहता है, जहाँ पे धुआं वुआं रहता है, वहाँ पर भी आप इसको इस प्रभाव को देख सकते हैं। साथ ही एक चीज़ यहाँ पे बितान कनोपी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ बड़े होते हैं, कुछ पेड़ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बितान कनोपी का मतलब है कि इस पत्तियों से एक छोटा सा मार्ग बनता है। जैसे बहुत सारी पत्तियां हैं ऊपर बड़े पेड़ हैं, नीचे छोटे पेड़ हैं, तो पत्तियों में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे मार्ग बन जाते हैं प्रकाश के, जिनसे होकर छोटा छोटा सा जैसे प्रकाश इस तरीके से आता रहता है, ठीक है। और इस प्रकाश में आप छोटे छोटे कणों को इस तरीके से टहलते हुए देख सकते हो। इसको बोलते हैं बितान कनोपी, ठीक है। आपने देखी होगी मूवीज़ वगैरह में, जो जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, उसमें पत्तियों के बीच से छोटा छोटा मार्ग इस तरीके से आता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं बितान कनोपी, आप समझ गए होंगे अब, जो जंगल में पेड़ों की पत्तियों के बीच से होकर प्रकाश का पतला सा मार्ग बनता है, उसी को बितान कनोपी बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे हम देखते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखिएगा, जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जो अत्यंत सूक्ष्म कण होता है वो नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, जबकि बड़े साइज के जो कण होते हैं वो अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्राप्त होता है। देखो, तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर साइज बहुत छोटा है तो वो नीले रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि वायुमंडल का कलर होता है, ठीक है। अगर साइज थोड़ा सा बड़ा है तो वो अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। लेकिन अगर साइज बहुत ही अधिक बड़ा है तो वो फिर क्या करते हैं, श्वेत रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आज इसके बारे में हम समझते हैं। देखिएगा, पढ़ते हैं पहले क्या क्या परिघटना इसमें बताई गई है, तो फिर हम बताते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वायु के अणु, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। कह रहा है कि वायु के जो अणु होते हैं, अन्य सूक्ष्म कणों का साइज सदृश प्रकाश की, सदृश यानी कि साइज दृश्य प्रकाश, दृश्य मतलब विजुअल जो हमारा लाइट होता है उसमें, कि तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर की कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करने की अधिक प्रभावी है। मैंने आपको बताया था जो सूक्ष्म कण होते हैं वो नीले रंग के प्रकाश को अधिक उत्सर्जित करते हैं। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। इसको नोट कर लेना, एनसीईआरटी में दिया है तो इम्पोर्टेंट है। तो जो लाल वर्ण का प्रकाश होता है, जो उसकी तरंगदैर्ध्य होती है वह नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा 1.8 टाइम्स होती है, यानी कि गुना होती है, 1.8 गुना होती है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकटित करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि वायुमंडल जो सूक्ष्म कण होते हैं वो नीले रंग को ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, लाल रंग को कम प्रकटित करते हैं, ठीक है। उत्सर्जन नहीं बल्कि प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है, देखो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है ना, जैसे सूक्ष्म कण बहुत सारे हैं इधर, देखिए ये बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, ठीक है। तो प्रकाश इधर से आएगा और इसके द्वारा एक विशेष रंग का जो प्रकाश होता है वो परिवर्तित किया जाता है ना, तो उसको हम उस प्रकीर्णन बोलते हैं। अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, यानी आकाश काला प्रतीत होता। अगर हमारे वायुमंडल ना होता हमारी पृथ्वी पर तो कोई भी प्रकाश विकर्णित ना होता, प्रकीर्णन ना होता और हमारा जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। जो प्लेन में उड़ने वाले यात्री होते हैं, जो अगर प्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है तो उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन इतना प्रभावी नहीं होता। देखो, जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो उनका रंग लाल होता है। आपने देखा होगा जो रेलवे वगैरह में खतरे के सिग्नल होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड होते हैं। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि लाल रंग कोहरे अथवा धुएं से कम प्रकीर्णित होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना,
लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए इसे ये दूर से देखने पर भी लाल रंग दिखाई दे जाता है। नीला रंग दूर से देखने पे नहीं दिखाई देगा, बल्कि कम इंटेंसिटी के साथ दिखाई देगा, बल्कि लाल रंग जो होगा वो बहुत दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। पार्ट 1 का भी इसमें क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि पार्ट 1 का क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस जिसे कहते हैं, फोकस दूरी को समायोजित करने की विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। जो हमारा मानव नेत्र होता है, जैसे ये देखो, मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को क्या कर सकता है? संयोजित कर सकता है। जैसे ये है, जब लेंस पतला, मानव नेत्र पतला हो जाता है तो फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब मानव लेंस क्या होता है, जो मानव नेत्र का लेंस होता है, जब थोड़ा वक्रित हो जाता है तो फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समंजन क्षमता बोलते हैं, नोट कर लेना। कह रहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा मानव नेत्र है, इस तरीके से मान लेते हैं, इधर हमारे लेंस वगैरह होते हैं। ठीक है, ये कॉर्निया होता है ऊपर वाला, इस तरीके से कॉर्निया होता है। और जो हमारा यहाँ पे चित्र बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो क्या होता है? उसको हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल या रेटिना बोलते हैं। और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमारा जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, याद रखना, हमेशा वास्तविक बनता है। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, कहीं कहीं भी, चाहे दर्पण से या लेंस से कहीं भी बने, तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, और यहाँ से मैसेज ब्रेन को जाता है, जो कि इसका सीधा प्रतिबिंब हमको दिखाता है। ठीक है, अब कह रहा है समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है? अब देखिए यहाँ पे चीज़ें समझ लेते हैं कि अल्पतम बिंदु जो होता है हमारे, जैसे मानव नेत्र है ये, ठीक है, मानव नेत्र है मान लेते हैं ये, तो जो न्यूनतम बिंदु की मतलब कि ऐसी दूरी, ऐसी न्यूनतम दूरी जहाँ पे रखी हुई उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसको हम न्यूनतम बोलते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। और स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो आ, सबसे दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। और अगर 25 सेंटीमीटर से पास अगर कोई वस्तु रखोगे तो आपको धुंधली दिखाई देगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस में जो फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकता, कौन करता है? तो वो आपका करता है पश्चिमाभी। पश्चिमाभी, ठीक है, जैसे मानव नेत्र होता है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। और ये मानव नेत्र है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। लेंस के ऊपर कुछ संरचनाएं होती है, मैंने आपको मानव नेत्र में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, मानव नेत्र पढ़ाया था। तो उसमें इस तरीके से कुछ पेशियाँ होती हैं जो कि इसकी फोकस दूरी को परिवर्तित करती हैं। जैसे जब लेंस थोड़ा सा पतला हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, जब इसमें लेंस वक्रित हो जाता है तो फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। अब परितारिका विधि है, परितारिका क्या करती है? पुतली के आकार को छोटा बड़ा करती है। ठीक है, इस पुतली के आकार को भी मैंने आपको समझाया है, मानव नेत्र को पढ़िएगा किस तरीके से वर्क करता है पुतली। पुतली क्या होता है? पुतली जब छोटी हो जाती है तो उसमें कम प्रकाश जाता है, यानी कि जब आप अधिक प्रकाश में रहोगे तो पुतली आपकी छोटी हो जाती है, क्योंकि उससे कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो पुतली बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये किससे कंट्रोल होता है? परितारिका से। तो परितारिका पुतली से संबंधित होती है। ठीक है, बाकी पश्चिमा भी आपका अभिनेत्र लेंस से संबंधित होती है, यानी कि मानव नेत्र से। ठीक, तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।